नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की एक ऐसी वीडियो, यूनिक वीडियो दोस्तों आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम जीन पियाजे के सिद्धांत को खत्म करेंगे, बहुत सुपरफास्ट में लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को खत्म करेंगे और कोहल वर्ग के सिद्धांत को खत्म करेंगे। आइए क्विक रिवीजन में इस वीडियो को हम देख लेते हैं। सारे संपूर्ण निचोड़ में सबसे पहले जीन पियाजे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आता है आपके एग्जाम में, देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में आप सभी को मैं बता दूं कि जीन पियाजे क्या है, उनके बारे में पहले 2 स्लाइड में हम आपको बता देते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म हुआ है स्विट्जरलैंड में, 1886 में हुआ है। ये थोड़ा सा एग्जाम में ट्विस्ट लेकर आता है कि जीन पियाजे हैं कहाँ के। कई बार एग्जाम में आया है, बच्चे गलत करते हैं, अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड दिया होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है तो स्विट्जरलैंड मारिएगा। जीन पियाजे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। ये लाइन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये लाइन आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि पिछले कई सालों से ट्रेंड हो रही है, आपकी शिफ्ट में भी आएगी। ठीक है, तो चलिए यहां से एक फैक्ट जो तगड़ा फैक्ट बनता है यह भी आप जान लीजिएगा। याद रखिए, इस वीडियो में कंसंट्रेशन कतई किसी, हर बच्चे को कंसंट्रेशन में रहना है, कंसंट्रेशन कतई खोना नहीं है, याद रखना है। यह आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, याद रखना है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में एक फैक्ट पूछा जाता है कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड जो है 1923 में पियाजे साहब ने लिखी है, जो एक स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जीन पियाजे सिद्धांत में अगर देखा जाए तो यहां पर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने जो है यहां पर दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया है, जो एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। अब ये संज्ञानात्मक बार बार आ रहा है, ये संज्ञानात्मक है क्या? संज्ञानात्मक दोस्तों है क्या, इसको जान लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। तो यह बात दिमाग में बैठा लेना है। संज्ञान विकास क्या है फिर? संज्ञान विकास दोस्तों वही है ना जो ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान कब तक चलता है? संज्ञान विकास एक्चुअल में चलता है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। ये लाइन भी पिछली बार एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत को एक बड़े रूप में, कि इन्होंने कौन से सिद्धांत को किस तरीके से दिया है, कितने स्तर बताए हैं, और उन स्तर से जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करेंगे या करेंगी। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम केवल अध्यापक अध्यापिका बनाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 स्तर हैं, तो 4 स्तरों को बांटा है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कितने स्तर हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 1 हैं। तो आपको याद रखना है 4 स्तर हैं, और वो 4 स्तर ये रहे। पहला स्तर ये है, दूसरा स्तर ये है, तीसरा स्तर ये है और चौथा स्तर ये है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इन 4 अवस्थाओं में मैं आपको बता देता हूं, पूरे डिटेल में अगर देखा जाए तो इन 4 अवस्थाओं को इस तरीके से हमने लिख दिया है, यानी इनकी अवस्थाओं के साथ हमने एज के साथ हमने रिलेट कर दिया है। यानी जो आप ये यहां पर देख रहे हो संवेदीगामक, उसको मैंने संवेदीगामक अवस्था में ऐसे लिख दिया है। तो संवेदीगामक अवस्था क्वेश्चन में एग्जाम में जब पूछा जाए कि संवेदीगामक अवस्था को कितने वर्ष के लिए माना जाता है, तो संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है।
दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलती है। चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 साल चलती है। इन्हीं 4 अवस्थाओं से एग्जाम में पियाजे के क्वेश्चंस बनते हैं। जीन पियाजे इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा आपसे। जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को आपने जान लिया। इनकी एज कतई नहीं भूलना है क्योंकि एज से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि कितनी कौन सी जो है अवस्था है और उसकी क्या एज है। आइए जानते हैं संवेदी गामक अवस्था को बड़े अच्छे रूप में, या आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इन एज को जानने में, ठीक है। इनको हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है जिससे कोई बच्चा दिक्कत ना पैदा करे, ठीक है। अच्छा, यहां मूर्त कर लेना है, यहां अमूर्त हो जाएगा, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, संवेदी गामक अवस्था की बात कर लें तो जन्म से 2 साल होता है। संवेदी गामक अवस्था यानी पहली अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था एक पहली अवस्था है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई 2 ही पॉइंट जानेंगे। संवेदी गामक अवस्था में जन्म से 2 साल की अगर बात करी जाती है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 साल की होती है। यह वस्तुओं को देखकर, यानी वह वस्तुओं, कौन, एक बच्चा कितना छोटा होता है, वो 0 हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, अभी पैदा हुआ है, नवजात है ना। तो मतलब कहने का है कि जन्म से 2 साल का जो बच्चा है वही बच्चा संवेदी गामक में आएगा। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है। बच्चे इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, नाक, कान, जो भी है, त्वचा है, आंखें हैं, कान हैं, है ना, इनसे। रोएगा तो भैया आंखें, भूख लगी है, सुनेगा, प्रतिक्रिया करेगा, देखेगा आपकी तरफ से आवाज कहां से आ रही। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का, यानी जो वैसे परिचित हो, अपरिचित, यहां पर क्या होना चाहिए, अपरिचित को देखकर भय का प्रदर्शन करता है कि भाई हमें नुकसान हो सकता है क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं या जानती नहीं हूं। अब देखिए, बच्चे इंद्रियों के द्वारा जो है क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। जैसे नाक, आंख, कान, त्वचा या नाक क्रियाएं पकड़, यानी ध्यान दीजिएगा, गामक क्रियाएं, यहां गामक कर लेना, ये गामक क्रियाएं होती हैं। अब जैसे गामक क्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो ये पकड़ना, खेलना, लिखना, ये क्या है, गामक क्रियाएं हैं। तो ये जैसे अगर कोई प्लास्टिक का आप पॉइंट रख दीजिए, प्लास्टिक का खिलौना रख दीजिएगा तो ये पकड़ लेंगे, तो इसको कहा जाता है गामक क्रियाएं। और ये जो हमने ये वाला इतना पॉइंट लिखा है, ये है बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। आइए दूसरी अवस्था जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है कि बच्चा, यहां से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, 2 से 7 साल होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है तो खेलेगा ही खेलेगा, उसके मित्र हो जाएंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त करता है और उन्हें प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। आप प्रतीकात्मक खेल की बात करो, आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेल की बात करो, है ना। अब देखिएगा, टोली में हम लोग भी खेला करते थे। तो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, छुपा छुपाई खेलता है ना, भाग दौड़ वाली, जितने भी भाग दौड़ वाले गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खिलौने की आयु, यानी खिलौने की आयु जो है किस अवस्था को कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, इंपॉर्टेंट है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा इस समय 2 से 7 साल के बीच में आ गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में आता है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को कब जागृत करता है, कौन सी अवस्था में जागृत होता है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव जो है जागृत कौन सी अवस्था में होता है, इसी 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर देखा जाए, अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, दूसरे जैसा करेंगे, जैसा माता करेगी वैसा करेंगे, जैसा पिता करेगा, पिता गाली देगा तो गाली सीखेगा, अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम करेगा। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है, यानी अहमवादी, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। 2 से 7 साल का बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है, उसके अंदर अहम आ जाता है और वो दूसरों को कम महत्व देता है, दूसरे कुछ नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बलवान हूं या बलवती हूं, याद रखिएगा, है ना, बहुत बढ़िया। आइए तीसरी अवस्था जान लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल नो बकवास, ओनली टॉपिक की बात करी जाए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की होती है बेटा, और यह अवस्था 7 से 11 साल की अवस्था जो होती है, इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू हो जाता है। यानी इस अवस्था में बालक चिंतन करता है, तर्क करता है। यह सब अवस्थाओं के अंतर्गत, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। बच्चा हर चीज को जानने लगता है। बच्चा अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो उसके बारे में और डीप में जाएगा, कहेगा अरे ये पापा कैसे हुआ, ये मम्मी कैसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ तो ये कैसे, ये क्यों हुआ, अच्छा इस तरीके से हुआ, तो ये तर्क करता है। तर्क करने का मतलब होता है कि हर चीज के पहलू को जानना, है ना, जिससे क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है, रचनात्मक चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की जो तीसरी अवस्था है, इसमें अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कौन सी अवस्था में, पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा तारीख, महीना और समय यानी एक घड़ी देखने लगता है, या ऐसे आ जाए कि पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा क्लॉक को देखने लगता है, घड़ी में समय को बताने लगता है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। इस अवस्था में बालक सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। बच्चा, अगर आप सही तरीके से किसी चीज को बाजार से मंगाते हो, बच्चा जानता है कि 1 किलो अगर सब्जी मंगाई है तो वो जानता है कि हाँ ये 1 किलो का बांट है, 1 किलो का है। 2 किलो मंगाई, उसको पता होता है कि हाँ उसको ये पता होता है कि वो 11 और 12 में कौन सी बड़ी संख्या है। उसको ये पता होता है कि वो अंतर कर पाता है, वजन में अंतर कर पाता है, चीज़ों में अंतर कर पाता है, क्रम में अंतर कर पाता है। क्रम के बारे में जानता है कि भाई 12 बड़ा छोटा है और 15 बड़ा है ना। तो इस तरीके से वो गिनती, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए गणितीय संक्रिया को बच्चा गणित के बारे में अच्छी समझ रखने लगता है, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये क्वेश्चन इतना एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहता है पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार बच्चा मूर्त चिंतन करता है, तुरंत मूर्त देखो, मूर्त लगा दो। ठीक है, आइए हम अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था पर आते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष चलती है। यह 11 से 14 वर्ष या 11 से 18 वर्ष, देखिए 11 से 14 वर्ष भी लिखा है मैंने, 11 से 18 वर्ष भी लिखा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 11 से 14 वर्ष या 11 से ऊपर आप कह सकते हो, इतनी ही आपको समझ रखनी है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं रखनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 11 से ऊपर रखनी है, 11 से 14 मिल जाए 11 से 14 ठोक दो, 11 से 18 मिल जाए 11 से 18 ठोक दो। वैसे आपको 11 से ऊपर याद रखना है, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन। अब यहां औपचारिक को अमूर्त कहा जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। औपचारिक को अमूर्त कहा जाता है तो क्योंकि बच्चा पहले मूर्त चिंतन करता था मूर्त संक्रियात्मक में, अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा मूर्त के अलावा अमूर्त चिंतन भी करेगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, 11 के ऊपर पहुंच चुका है, यानी स्मरण मनन आदि करता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई ना दें। अब मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो दिखाई थोड़ी ना दे रही चीज, तो जो चीज दिखाई ना दे दोस्तों, वही क्या है, स्मरण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तो ये क्या है, ये अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 साल की है, कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर करना जानता है, यारे ये ऐसा है, समाज के नियमों को जानता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि तर्क करने वाली अवस्था कौन सी है, तो आपको औपचारिक संक्रियात्मक, यानी, और क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चा तर्क कब शुरू करता है, तब आप मूर्त मारेंगे, तब आप क्या मारेंगे, मूर्त मारेंगे। शुरू करता है मूर्त मारेंगे, और जब करने लगता है तार्किक चिंतन, तो अमूर्त मारेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, 100% विकास हो जाता है, 100% विकास हो जाता है। और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी बच्चा नदी के किनारे बैठकर अपनी कविताओं को लिख सकता है, बच्चा एक एकांत में अपनी चीजों को रचनात्मक तरीके से लिख सकता है, सोच सकता है। कवि क्या करता है, कविता लिखता है ना, कहानीकार लिखता है, तो उसमें क्या है, कल्पनात्मक चीजें हैं, रचनात्मक चीजें हैं। और ये काम कौन कर पाएगा, एक बड़ा व्यक्ति ही कर पाएगा, जिसका पूर्ण विकास हो चुका होगा मानसिक योग्यताओं का।
आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड आते हैं पियाजे के सिद्धांत पे और हम दूसरे सिद्धांत पर चलेंगे तुरंत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। स्कीमा बहुत पूछा जाता है, तो स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। क्या है? स्कीमा है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना। ठीक है ना? ये दोस्तों आपके क्या है? जीन पियाजे के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इस वीडियो में जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लिया है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। चलो आते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर सुपरफास्ट क्विक रिवीजन, क्योंकि एग्जाम है सर पर। और बच्चे, आप सभी से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि अगर हम आज फेफड़े फाड़ रहे हैं ना, तो हम कुछ करने के लिए फाड़ रहे हैं, आपको सेलेक्ट करवाने के लिए फाड़ रहे हैं। क्योंकि हम जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं सकते और जीवन भर आप भी नहीं पढ़ सकते। बस एक काम जरूर करके जाना कि ये वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर कर देना, या बस उनको इतना बता देना कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एक चैनल है जो आपको अध्यापक अध्यापिका बनाने का काम करता है। केवल सब्सक्राइब कर लें। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मेरे लाल, मेरी हर बहन, मेरा हर भाई पढ़ ले तो हम कहते हैं कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की और पियाजे और कोहल वर्ग, ये तीन सिद्धांत इतना ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपको बता नहीं सकते। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो फैक्ट आपको पहले जान लेने हैं कि लेव वाइगोत्स्की यानी थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। लेव वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया है। थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की में आपको ये वाला फैक्ट आपको देखना है जो यहां पर लिखा है, इसको देखिएगा गौर से, तब तक हम बताते हैं। वाइगोत्स्की के दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के विकास में समाज इंपॉर्टेंट है, संस्कृति इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो भैया वाइगोत्स्की ने दिया है। इसीलिए कहा वाइगोत्स्की ने कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्व तो बहुत ज्यादा है। यह आपको याद रखना है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। यानी हमारे स्वयं का विकास हम खुद नहीं कर सकते, हमारे स्वयं। ये स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में। जरूरी नहीं कि आपके फैक्ट में ये वाला आ जाए, जरूरी है ये वाला भी आ सकता है। ठीक है ना? जरूरी नहीं है ये वाला आ जाए तो जरूरी है ये वाला भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी पहलू आपको मिस नहीं करना है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास हम नहीं करते, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की की मैं बात करूं तो लेव वाइगोत्स्की जो है, सिमकोविच वाइगोत्स्की हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ऊपर ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं फटाफट जो हमने अभी तक पढ़ा है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बालकों में होने वाला सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो हमने दिया है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या किन किन नामों से जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम जानते हैं दोस्तों भाषा के सिद्धांत से। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की मारिए। अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की। अब कौन सा अधिगम सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक आएगा, उसके साथ मिलकर सामाजिक विकास का सिद्धांत आएगा, जेडपीडी का सिद्धांत आएगा, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है? ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। ये क्या है? इसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर इस सिद्धांत खत्म हो जाएगा। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। और ये बिल्कुल सही बात भी है। बच्चे को स्वयं करके सीखना, भैया हम कहते हैं कि भाई स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। और असमर्थ हो बच्चा तो उसकी सहायता कर दो। जहाँ फंस रहा है, ऐसे तो टीचर करता है, बच्चा पहले कर रहा है, जहाँ भैया कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसे कहता है ना टीचर। बिल्कुल, सवाल फंस रहा है तो पूछ लेना। बिल्कुल। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये थ्योरी वाइगोत्स्की की पढ़ रहे हैं अपन। वाइगोत्स्की के बारे में अभी हमने स्टेटमेंट बताया था आपको कि वाइगोत्स्की कहते हैं हमारे स्वयं का विकास हमारे द्वारा नहीं होता है, दूसरों के द्वारा होता है। मैं फिर से कहता हूँ, वाइगोत्स्की ये क्वेश्चन बहुत बार लेकर आते हैं, यानी एग्जाम में बहुत बार वाइगोत्स्की आते हैं। हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है,
दूसरे का मतलब है कि परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, सामाजिक कारक, यही दूसरे हैं। तो समाज के द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है, मित्र मंडली है उसके द्वारा होता है। तो ये क्या है? ये दोस्तों हमारे विकास का कारण है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेव वाइगोस्की। अब पियाजे क्या कहते हैं भैया? पियाजे और लेव वाइगोस्की में थोड़ा फर्क भी जान लीजिएगा। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। वाइगोस्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया यहां पर। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि पियाजे कौन अलग, कैसे अलग हैं और वाइगोस्की पियाजे से कैसे अलग हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। क्लियर है? चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक आता है दोस्तों आत्मसात करना। बच्चे के द्वारा सब स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में आत्मसात करने का अर्थ क्या है या आत्मसातकरण क्या कहलाता है? तो बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। ये पॉइंट एग्जाम में इतना ज्यादा आता है। स्कैफोल्डिंग को पाड़ भी कहा जाता है और स्कैफोल्डिंग को ढांचा भी कहा जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको अगर नहीं समझा तो एग्जाम आपका बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे दोस्त। सहारा को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा। ये क्या है? बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया स्थायी या अस्थायी। तो याद रखना है, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। तो अस्थायी सहयोग जो दिया जाता है कि बच्चा जब फंस रहा है तो उसको सहयोग दे दो, बड़ों के द्वारा जो दिया गया सहयोग है वही सहारा, स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जेडपीडी। जो जेडपीडी ये नंबर है, कोई ये नहीं है कि तीसरा पॉइंट ही इन्होंने दिया, नंबर है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये किसने दिया है? तो क्वेश्चन अगर आ जाए ये जेडपीडी का सिद्धांत, या ऐसे ये लिख कर आएगा या ऐसे लिख कर आएगा, इंग्लिश में जेडपीडी भी लिख कर आ सकता है। जेडपीडी सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है वाइगोस्की ने दिया है, मार देना। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जेडपीडी यानी जो है, जो सिद्धांत है, जो सहयोग है, वो क्या है? विकसित होने वाला जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। यानी जब कोई बच्चा फंस रहा है, कोई समस्या से ग्रसित है, तो वो क्या समाधान के लिए अपने साथी के पास जाएगा, किसी व्यक्ति के पास जाएगा, अपनी माता के पास जाएगा, अपने पिता के पास जाएगा, अपने भाई या बहन के पास जाएगा कि भैया ये समस्या है, इसका समाधान करिए। और उसकी उपस्थिति में जो कार्य करता है वही जेडपीडी है। तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यही सहारा देना स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाती है और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दें, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। जीन पियाजे कहते हैं क्या? कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होगा, और वाइगोस्की कहते हैं नहीं नहीं, बच्चे का विकास समाज के द्वारा होगा, परिवार के द्वारा होगा, बड़ों के द्वारा होगा, मित्र मंडली में होगा, यानी समाज के द्वारा। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सिद्धांत है। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? वाइगोस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा सीखेगा समाज में, बच्चा सीखेगा एक परिवेश में, और उस परिवेश में होने वाली चीजें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आती हैं। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। यानी संस्कृति जो होती है, जो इसमें है ना कि सामाजिक संस्कृति, जो संस्कृति होती है हमारी, वो संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अंतिम इस वीडियो का, कोहल वर्ग का सिद्धांत। अब इस कोहल वर्ग के सिद्धांत को बहुत अच्छे से हम जान लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कोहल वर्ग के सिद्धांत को हम 10 मिनट में खत्म करेंगे, और इस वीडियो में हमने देखिएगा 24 मिनट में 2 सिद्धांत पढ़ लिए हैं, और आने वाले 10 मिनट यानी हम पूरे 30 से 32 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को खत्म कर लेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत में 3 फैक्ट्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी तरीके से कोहल वर्ग सिद्धांत क्या कह रहा है।
तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? तो सबसे पहले कोहल वर्ग के 3 फैक्ट। ये कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया गया है। कोहल वर्ग का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो कोहल वर्ग के सिद्धांत में सबसे पहले एक फैक्ट आपसे पूछूंगा नहीं मतलब जवाब नहीं देना है। क्या आप जानते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया था। इसके बाद 1981 व 1984 में संशोधन भी किया था। तो आपको लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत मैं जितना पढ़ा देता हूं उतना ही आपके सिलेबस में है तो बहुत सारा, लेकिन सिलेबस में कितना है वो भी अभी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट। दूसरा, नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? कोहल वर्ग ने। नैतिक सिद्धांत किसने दिया? कोहल वर्ग ने दिया। कितनी बार संशोधन हुए? 2 बार हुए। एक कब हुआ? 1981 में। एक कब हुआ? 1984 में। और कब दिया सिद्धांत? 1969 में। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, कोहल वर्ग कहते हैं, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। लॉरेंस कोहल वर्ग 1927 से 1987 के बीच में एक सिद्धांत लेकर आए, यानी 1927-1987 एक इनकी जर्नी रही है लाइफ की, और नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर आए। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि इसके 6 चरण होते हैं। उसने पाया कि यह चरण सार्वभौमिक होते हैं। यह बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, यूनिवर्सल होते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाओं में बटा हुआ है और इसके 6 चरण होते हैं। मैं बार बार कहूंगा, यानी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं अगर पूछे कि कितनी अवस्थाएं हैं तो तुरंत मार देना 3। यानी अवस्थाएं पूछे ऐसे कितनी हैं तो 3। अगर पूछे चरण कितने हैं तो कितने मारेंगे आप? तो 6 मारेंगे। ठीक है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उसमें अवस्था है भैया 3 हैं, और उसके सब स्टेज हैं। स्टेज के जो सब स्टेज हैं वो हैं 6, यानी 6 चरण। मतलब इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। हम इसको जानेंगे, पहले तो इसको तो जान लीजिएगा कि पूर्व परंपरागत अवस्था में कितने साल की है? 4 से 10 साल की है। परंपरागत अवस्था 10 से 13 साल की है। उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से ऊपर है। ठीक है ना। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो है 4 से 10, कॉन्वेंशनल 13 से, पोस्ट कॉन्वेंशनल 13 वर्ष से अधिक। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है मेरे लाल? कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार किए और उनमें जो स्टडी का निचोड़ निकला उसके बाद एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 20 साल तक दोस्तों अध्ययन किया, 20 साल तक साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया और उसके बाद एक सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसके 6 चरण बताए और 3 अवस्थाएं बताई जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अब कैसे पहचाना जा सकता है ये जानते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहता है कि भैया हमारे सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं, 6 चरण हैं। 6 चरण में प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास में कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो निश्चित अवस्थाएं कौन सी हैं? कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं भैया, कहते हैं कि नैतिक अवस्थाओं के अंतर्गत एक ऐसा सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया जिसमें कुछ निश्चित अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के अंतर्गत बच्चा किस किस स्टेज से गुजरता है और क्या क्या करता है वही बताया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो नैतिक अवस्था, नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास बार बार यूज हो रहा है, ये क्या है जो क्वेश्चन में एग्जाम में बनता है। नैतिक विकास का अर्थ क्या है? तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। सबसे पहले बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पास, पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। सही बात है। सबसे पहले परिवार में होगा, बाहर मैदान में होगा, स्कूल में होगा, मित्र मंडली में होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा वाइगोस्की से रिलेट कर रहा। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना तो अनैतिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग, आपको लॉक करना है अगर आ जाए, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका लेकर आती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा एक्सपैंड रूप में जान लेते हैं।
थोड़ा सा अच्छे लेवल में जान लेते हैं कि ये अवस्थाओं में किस तरीके की अवस्था, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लाइड हैं आपको, 7 8 9, 9 स्लाइड हैं। इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, यानी इस वीडियो के सिद्धांत को खत्म करेंगे। अब देखिएगा पूर्व नैतिक अवस्था में क्या देखा जाता है। पूर्व नैतिक अवस्था में दोस्तों देखा जाता है, नैतिक स्तर में देखा जाता है कि यह अवस्था कितने साल की है, 4 से 10 साल की है। यह पहली अवस्था है, और ये पहली अवस्था है दोस्तों, तो इसकी 2 सब स्टेज है, यानी 2 चरण है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। पूर्व नैतिक स्तर में जो 4 से 10 साल की अवस्था होती है, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके 2 चरण हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। तो आइए आज्ञा, दंड और अहंकार को समझ लेते हैं कि यह कोहल वर्ग ने लेकर क्या आए हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो कहती है, कहता है कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए, दंड से बचने के लिए। यानी अगर वो करता है बुरा काम तो उसको पता है कि ये दंड मिलेगा, और अच्छा काम करेगा तो दंड नहीं मिलेगा। तो बच्चा अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए, जिसे दंड ना मिले। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, और उस कार्य को ना किया जाए बच्चे के द्वारा तो उसे दंडित भी किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भैया एक व्यक्ति एक बच्चे को कार्य देता है, ना करने पर बच्चा दंडित किया जाता है, तो बताइए वो कौन से कोहल वर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था के अंतर्गत आएगा, पूर्व नैतिक स्तर के पहले पॉइंट पे, पहले चरण में आएगा। दूसरे में है दोस्तों अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलेगा, भूख लगने पर चुरा कर खा लेगा और कहेगा कि मैंने नहीं खाया, मम्मी मैंने नहीं खाया, क्योंकि यह स्टेज ऑफ ईगो ये पहले अवस्था के दूसरे चरण में आती है। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएंगी। तो अहंकार इस तरीके का है, भाई मैंने नहीं खाया, देखो जाके अपना। दूसरी अवस्था यह है, इसके भी 2 चरण हैं, इसके भी दोस्तों 2 चरण हैं। यह अवस्था 10 से 13 साल की है। इसे 2 उप स्तर में बांटा गया है। एक है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। प्रशंसा की अवस्था कब होगी और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कब होगी, आइए जानते हैं। प्रशंसा की अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। बच्चा उस स्टेज में है कि बच्चा चाहता है कि हम कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई बच्चा ऐसा कार्य करता है कि उसके द्वारा यानी लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा हो, तो वो कौन से स्टेज के अंतर्गत आता है कोहल वर्ग की, तो प्रशंसा की अवस्था के अंतर्गत आता है, परंपरागत नैतिक स्तर की अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज उन्हें स्वीकृत देता है कि भाई तुम अच्छे बच्चे बनो, अच्छा काम करो, जिससे तुम्हारी प्रशंसा हो। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यह दूसरी स्टेज है और दूसरी स्टेज का दूसरा चरण है। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। समझ में आया, याद रखिएगा। और तीसरी और अंतिम अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था। कोहल वर्ग की तीसरी और अंतिम अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए है। 13 वर्ष के ऊपर जो बच्चा होता है वो उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत जाता है। इसमें पहली सब स्टेज आती है समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, 13 वर्ष से ऊपर हो चुका है। कोई ऐसा समाज के विरोध में कार्य नहीं करेगा जिससे उसका समाज के साथ समझौता टूटे। समाज के बनाए हुए नियम पर चलता है, सही नियम पर चलता है। दूसरी इसकी सब स्टेज है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह सोचता है
कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है कि समाज में अगर कोई खराब नियम है तो उसको बदला भी जाएगा, खराब नियम पर हम नहीं चलेंगे, खराब नियम पर हम नहीं कतई कदम रखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको? मैंने आपसे वादे के मुताबिक कहा था कि मैं इस वीडियो को इतने इतने समय में ख़त्म कर दूंगा। हमने इस वीडियो को बहुत कम समय में ख़त्म किया है। अगर आपने गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 सिद्धांत एक साथ पढ़ाना बहुत छोटी चीज़ नहीं है दोस्त। मैं कहता हूँ ना, हर बच्चे के लिए एक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके घर में एक सरकारी नौकरी में लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।